नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। राज्यसभा में संविधान पर विशेष चर्चा का दूसरा दिन। जेपी नड्डा ने की शुरुआत। कांग्रेस पर बोला हमला। थोड़ी ही देर में गृह मंत्री अमित शाह सदन में देंगे जवाब। एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 बिल मत विभाजन के बाद लोकसभा में पेश। विचार विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा भाजपा की डबल इंजन की सरकार हो सकता है। कितनी देर का हो सकता है, क्या उसके बारे में भी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है क्या? देखिए, जिस तरीके से मैराथन बहस दोनों सदनों में हुई है, खासकर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा जो निचली सदन बोला जाता है, लोअर हाउस बोला जाता है, यानी जनता के वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। लेकिन राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा जो होता है वो प्रतिनिधियों के द्वारा चुनकर वो आते हैं, यानी एमएलएज जो होते हैं, एमएलसीज जो होते हैं स्टेट्स के, वो चुन के आते हैं और वो उनकी सभा होती है राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो हमने देखा 2 दिनों से जो बहस हो रही है यहाँ पर, कभी कभी तो आरोप प्रत्यारोप का दौर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से दोनों की तरफ से हुआ, उनके वक्ताओं ने किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि काफ़ी ज्ञानवर्धक जो चीज़ें हैं वो निकल के आई हैं कि कैसे हमारा 75 ईयर्स का जो संविधान का इतिहास रहा, जो हमने इस क्षण को हमने जिया, तो उसको लेकर के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वक्ताओं के द्वारा दिए गए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, चाहे वो विपक्ष के हों। और खासकर विपक्ष जेपी नड्डा ने जब आज शुरुआत की थी अपने भाषण की, तो उन्होंने तमाम तरह की बातें, जो सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं पिछले 10 सालों की जो उपलब्धियां रही है, किन किन क्षेत्रों में सरकार ने काम किया और क्या कितना अपलिफ्टमेंट हुआ है, खासकर समाज की सबसे निचला जो वर्ग होता है। इसके अलावा जो उसके पहले का जो 55 सालों का जो इतिहास रहा है संविधान का, संविधान निर्माताओं ने जिस तरीके से इस महान संविधान को बनाया, जो उसमें शामिल थे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ और भी जो लोग थे, जिन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो हमें अन्य मुल्कों से अलग करता है। हम जब डिबेट आज सुन रहे थे तो उन्होंने बताया कि नेताओं ने बताया कि जब भारत के साथ ही बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे, लेकिन उन्होंने जो हमारा जो संविधान एक कंस्ट्रक्टिव जिसे कहें, एक आप उसकी तुलना किसी दूसरे देश के संविधान से नहीं कर सकते हैं। और जिन देशों में संविधान पर फोकस नहीं किया गया, आज वो देश अस्तित्व में नहीं रहे या उनके यहाँ डेमोक्रेसी आज वैसी नहीं है जो हमारे यहाँ है। तो अब देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री ने लोकसभा में जिस तरीके से जवाब दिया था, लंबा उनका रिप्लाई था, 1 घंटे 50 मिनट का रिप्लाई था, और 1 घंटे 50 मिनट के रिप्लाई में पहले तो उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताया जनता को, और इसके अलावा कहां लूप होल्स हुआ इस पूरे 55 साल के जो कांग्रेस की सरकार रही, कहां उन्होंने गलतियां की, किस तरह के मिस्टेक्स किया। उन्होंने एक शब्द भी दिया कि उनके मुंह में खून लग गया था, और जब भी उनको अपनी जरूरत के हिसाब से कार्य करने होते थे तो वो कानून को बदल देते थे और नया अमेंडमेंट ले आते थे। तो वो इस तरीके, और उसके बाद आज जब 6:30 बजे करीब 6:30 पर गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में रिप्लाई करेंगे। देखना होगा उनके रिप्लाई में आक्रामकता होती है, संयोजन होता है, बहुत कुछ बातें ऐसी होंगी जो हमें देखने को मिलेगी 6:30 बजे, यानी शाम 6:30 बजे। आलोक, जिस तरह से कि लोकसभा में करीब 15 घंटे चर्चा हुई थी और उसके बाद प्रधानमंत्री ने करीब मान के चलिए कि 2 घंटे जवाब दिया था। राज्यसभा में ये जो चर्चा रही संविधान के सफर पर, ये विशेष चर्चा, ये चर्चा कुल मिलाकर के किस तरह से रही? कौन सी बातों को सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से तमाम लोगों ने उठाया? इस चर्चा में प्रमुख वक्ता कौन से रहे जो राज्यसभा में इस समय चर्चा चल रही है? देखिए, अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो लोकसभा में जो ड्यूरेशन था, टाइम दिया गया था 12 घंटे का, लेकिन 12 घंटे से ज़्यादा वहाँ पर बहस हुई। लेकिन राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में जो ड्यूरेशन है वो 13-14 घंटे से भी ऊपर है। और अभी जब 6:30 बजे गृह मंत्री अपना वक्तव्य यहाँ पर देंगे तो उसके पहले मुझे लगता है कि 14 घंटा पार कर जाएगा राज्यसभा का जो ड्यूरेशन है। अगर हम वक्ताओं की बात करें तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की ओर से निर्मला सीतारमण ने कल स्टार्ट किया था अपनी चर्चा का, जो वित्त मंत्री हैं
देश की। इसके अलावा जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इस देश की और भाजपा के अध्यक्ष भी है। इसके अलावा अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष रामगोपाल यादव सीनियर लीडर हैं, हालांकि उन्होंने समाजवादी पार्टी की ओर से अपना वक्तव्य रखा। इसके अलावा आप प्रियंका जो है शिवसेना यूबीटी की, उन्होंने अपनी आवाज़ अपना वक्तव्य रखा। और राजीव शुक्ला हैं कांग्रेस के, चाहे संजय सिंह हो आम आदमी पार्टी के, मनोज झा हो आरजेडी के, तो ये सब प्रमुख वक्ता थे जिन्होंने अपनी ओर से अपनी पार्टी का पक्ष रखा संविधान को देखते हुए, संविधान के गौरवशाली इतिहास को देखते हुए। तो कुल मिलाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा दोनों पक्ष की ओर से। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। हालांकि कांग्रेस के जो सांसद है राजीव शुक्ला, उन्होंने कहा कि संविधान पर चर्चा होने के बजाय पक्ष और विपक्ष के कार्यशैली को लेकर के ज्यादा समय दिया गया वक्ताओं ने। तो खैर अब देखना होगा 6:30 बजे जब गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल और जब ये गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे तो हम जरूर कुछ प्रगतिगामी बिल्कुल सीधे वो जवाब दिखाएंगे अपने दर्शकों तक। और बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए और तमाम ताज़ा जानकारी और विश्लेषण के लिए कुमार आलोक। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। और जैसा कि हम अभी बात कर ही रहे थे कि राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने वाले हैं तो वहां भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। क्रिकेट की चमक खिलाड़ियों से और खिलाड़ियों की धमक बल्ले और गेंद से। मेरठ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका पूरे विश्व में नाम है। मेरठ एक हब था जहां पे आके बहुत सारे लोग सियालकोट से यहाँ पे आके बेस बनाया था और उन लोगों के पास नॉलेज थी। बड़े बैट्समैन है जैसे सचिन हुआ या विराट हुआ या रोहित शर्मा हुआ, वो तकरीबन अपना आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। आज की कुछ और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। इसका आयोजन राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर किया गया था। इस अवसर पर पीएम ने हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया। 46,400 करोड़ रुपए से भी अधिक की ये 24 परियोजनाएं ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी हुई हैं। राजस्थान सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर 46,400 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उपहार देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान में 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष समारोह के मंच से जिन 24 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास हुआ वो ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी हैं। जिन परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ उनमें नवनेरा बैराज, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क और परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली से जुड़ी परियोजनाएं, साथ ही रेलवे विद्युतीकरण संबंधी परियोजना शामिल है। वहीं जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई उनमें रामगढ़ बैराज और महलपुर बैराज के निर्माण कार्य तथा चंबल नदी पर नहर के माध्यम से नवनेरा बैराज से बीसलपुर बांध और ईसरदा बांध तक पानी स्थानांतरित करने की प्रणाली संबंधी परियोजनाएं, सौर ऊर्जा पार्कों और रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। राजस्थान की डबल इंजन सरकार के कामकाज को सराहते हुए पीएम ने कांग्रेस के कार्यकाल की याद दिलाई। पेपर लीक और भर्तियों में घोटाला ये राजस्थान की पहचान बन चुकी थी। भाजपा सरकार ने आते ही इसकी जांच शुरू की और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में पार्वती, काली सिंधु, चंबल लिंक परियोजना से जुड़े समझौता ज्ञापन का लोकार्पण भी हुआ। पीएम ने काली सिंधु, पार्वती और चंबल नदियों से लाए गए जल को राम सेतु कलश में डाला। इस अवसर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। हमारी सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को स्वीकृत भी किया
और विस्तार भी किया है। जैसे ही एमपी और राजस्थान में भाजपा सरकार बनी तो पार्वती, काली सिंह, चंबल परियोजना, एमपीकेसी लिंक परियोजना पर समझौता हो गया। पीएम ने राजस्थान का जल संकट दूर न कर पाने के लिए कांग्रेस को घेरा। पीएम ने कहा कि किसानों की बात करने वालों ने किसानों की पानी की समस्या को सुलझाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कांग्रेस कभी आपके जीवन से पानी की मुश्किलें कम नहीं करना चाहती। हमारी नदियों का पानी बहकर सीमा पार चला जाता था, लेकिन हमारे किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता था। कांग्रेस समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की नदियों को जोड़ने का सपना देखा था। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश ने वो सपना साकार करके दिखाया है। जयपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सवाल किया कि अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश ये कमाल कर सकते हैं तो बाकी राज्य क्यों नहीं। कैमरामैन सजी जैना के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक बड़ी खबर। फ्रांस के मायोट में चक्रवाती तूफान चिडो ने भारी तबाही मचाई है। चक्रवात चिडो के कारण हुई तबाही के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, मायोट में चक्रवात चिडो के कारण हुई तबाही से मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के नेतृत्व में फ्रांस इस त्रासदी से दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ उबर जाएगा। भारत फ्रांस के साथ एकजुटता में खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में भारत मंडपम में फ्लेवर्स ऑफ इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय खाद्य उद्योग जगत, राजनीति और मनोरंजन जगत की कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। दिल्ली के भारत मंडपम में फ्लेवर्स ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय खाद्य उद्योग जगत, राजनीति और मनोरंजन जगत की प्रमुख हस्तियों को एक साथ लाकर भारतीय पाक कला और संस्कृति का भव्य उत्सव मनाया गया। ये कार्यक्रम भारतीय व्यंजन परंपरा और विविधता को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने के साथ खाद्य संस्कृति को नई पहचान दिलाने की दिशा में अहम पहल है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और चिराग पासवान के साथ साथ कई गणमान्य लोग शामिल हुए। बहुत सारे भारतीय मूल के हमारे बच्चे बच्चियां विदेशों में भी जाकर के इस क्षेत्र में अपने स्टार्टअप का हुनर दिखा रहे हैं और उसको अपनी जीविका का साधन भी बना रहे हैं। तो ऐसे समय में ये केवल एक प्रदर्शनी ना रह करके एक प्रकार की कार्यशाला और एक प्रकार का प्रशिक्षण का वर्ग भी बन जाता है। मैं आयोजनकर्ताओं को हृदयपूर्वक बधाई देते हुए ये अपेक्षा करूंगा कि ये फ्लेवर्स ऑफ इंडिया कार्यक्रम जो है ये केवल यहाँ तक सीमित न रहे, आने वाले समय में ये विश्व के पटल पर जाए। भारत को विकसित भारत बनाना है, इस दिशा में जो भारत की विशेषताएं हैं और जिससे भारत पहचाना जाता है, चाहे वो मिलेट हो जिसको श्री अन्न नाम दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चाहे भारत के वस्त्र हों, इनको हम पहचान देंगे तो निश्चित रूप से इनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो भारत सशक्त भी होगा और भारत विकसित भारत भी बनेगा।
कार्यक्रम में भारतीय खाद्य संस्कृति में योगदान देने वाले प्रमुख लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही पाक कला के महानायक जिग्स कालरा को श्रद्धांजलि दी गई। टॉप नॉर्थ टू डाउन साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, जिस खूबसूरती से भारत एक डोर में बंधा हुआ है, भारतीयता की डोर में बंधा हुआ है, मुझे लगता है इस पर हम सबको गर्व है। आज ये दिन था उन लोगों को सम्मानित करने का, उन लोगों को रिकॉग्नाइज करने का जिन्होंने इन विविधताओं में खूबसूरती बढ़ाने का काम किया है। All coming together in a unique Sangam which will be celebrated under the message of the Prime Minister to take vocal for local ahead and to take India's swad, Sanskriti, strings and its soul of culture to the entire world. देश का अगर विकास होना है, देश को जैसे प्रधानमंत्री जी के जो एक उनका लक्ष्य है कि भारत विकसित भारत एक बनाया जाए 2047 तक, तो उसमें इस देश के जो खाद्य पदार्थ हैं, इस देश का जो खाने बनाने का तरीका है, इसके जो फ्लेवर्स हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, उनको आगे लाकर दुनिया के सामने, सबके सामने उनको दिखाना होगा। यहाँ पर युवाओं को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अधिकतर उनको समझने की ज़रूरत है कि भारत में जो बहुआयामी रंग हैं उनकी छटा किस तरह से देखी और समझी जा सकती है। इस तरह के और प्रयास होते रहने चाहिए। इस कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड्स वितरित किए गए। संगीत के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए आयान अली खान को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्त है अभी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और आज की बड़ी खबरें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। बात दिल्ली की हवा की। वायु गुणवत्ता बिगड़ने के कारण पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 प्रतिबंध फिर से लागू कर दिया गया है। राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI आज कई इलाकों में तो 400 के पार है। लोगों को किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, इसी को लेकर दिल्ली में लोगों से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। एयर पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दिल्ली में रहने लायक रही नहीं है अब दिल्ली। इस समय तो दिल्ली का एयर पोल्यूशन 400 से पार होता जा रहा है और समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि दिल्ली में मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो गया है इस समय। आँख में जलन थोड़ा हो रहा है और नाक में सांस लेने के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत दिक्कतें हो रही हैं, सांस लेने में परेशानी हो रही है। सांस फूल जा रही है, सुबह अभी भी ये चलने में सांस फूल रही है। पोल्यूशन को लेके तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं दिल्ली में और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। आजकल स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि हम मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा सकते। बच्चों को, एल्डर पीपल को प्रॉब्लम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो रही है। बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस चलने की वजह से पेरेंट्स भी दिक्कत में है। और अब संसद से एक चर्चित खबर। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर आने पर हर जगह निंदा हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के करीब 5000 से भी ज़्यादा नौजवान इजराइल में काम कर रहे हैं, जहां उन्हें अच्छी तनख्वाह भी मिल रही है। ये नौजवान राज्य के विकास में योगदान दे रहे हैं। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त तो मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर, तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। और अब खबर मध्य प्रदेश से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। नई शिक्षा नीति से छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के साथ ही शिक्षा के स्तर में सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2014-15 में उच्च शिक्षा में 3.2 करोड़ पंजीकरण था, जो साल 2022 में बढ़कर 4.6 करोड़ हो गया है।
महिला पंजीकरण में 30.4% की वृद्धि होना ये दर्शाता है कि नई शिक्षा नीति लैंगिक समानता में भी वृद्धि हुई है। इस शिक्षा नीति के लागू होने से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की संख्या में भी 50.1% से भी अधिक की वृद्धि हुई है। देश के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब आई तो पिछले दशक में भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। कई वर्षों से जो अपेक्षित था, हम लोग ये डिमांड करते थे कि मैकाले की शिक्षा पद्धति नहीं चलेगी, लेकिन लोग चर्चा तो करते थे, लेकिन व्यवहारिक तौर पर नई शिक्षा नीति क्या होगी, ये अगर किसी ने इस देश के अंदर व्यवहारिक तौर पर नई शिक्षा नीति लाने का काम किया तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वपूर्ण बदलाव के साथ नई शिक्षा नीति को देश के अंदर वो लेके आए। आर्थिक व्यापारिक जगत से बड़ी खबर। इस सप्ताह 8 आईपीओ खुलने के साथ ही आईपीओ, क्यूआईपी और राइट्स इश्यू के माध्यम से भारतीय कंपनियों की इक्विटी फंड राशि 3 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। ये 2021 में 1.88 लाख करोड़ रुपए के पिछले रिकॉर्ड से 64% ज्यादा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये रुझान 2025 में भी जारी रहने की संभावना है। इस सप्ताह आईपीओ शुरू करने वालों में DAM कैपिटल एडवाइजर्स, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, कैरारो इंडिया, सेनोरेस फार्मास्यूटिकल्स, ट्रांसरेल लाइटिंग, कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम, सनातन टेक्सटाइल्स और ममता मशीनरी शामिल हैं। इन्वेंटुरस नॉलेज सॉल्यूशन सोमवार को बंद हो गया और इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आज बंद हो जाएगा। इस तरह से इस सप्ताह 10 कंपनियों के जरिए कुल 14,000 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं। और चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एडवांस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान एडवांस टैक्स कलेक्शन 16.8% बढ़कर 3,14,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले ये 10% की वृद्धि को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025 के कुल संग्रह की बात करें तो 15 दिसंबर तक 7.5 लाख करोड़ रुपए का कर संग्रह हुआ है, जो सालाना आधार पर करीब 20% की वृद्धि को दिखाता है। इस आंकड़े में 5,60,000 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट अग्रिम कर और 1,91,000 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत आयकर भी शामिल है। ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी पिछली तिमाही के 5.4% GDP की वृद्धि से सुधार का संकेत दे रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।